किया था स्वरों के बारे में, और अब जो है वो हल लिखेंगे। हल व्यंजन, हल को कहते हैं व्यंजन, और इसकी परिभाषा है, एक बार लाइन संस्कृत में लिखनी है, पेपर संस्कृत में आएगा। अन्वग भवति व्यंजनाः, अन्वग भवति व्यंजनाः, ये व्यंजन की परिभाषा। अन्वग भवति व्यंजनाः, पेपर का प्रारूप ये रहेगा, ये संस्कृत में लाइन लिखी हुई आएगी और वहां पे रिक्त स्थान कर देगा, और वो कहेगा कि विकल्पों में से इसका चयन कीजिए। तो ये डेफिनेशन है व्यंजन की। अन्वग भवति व्यंजनाः, अर्थ लिखेंगे। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण कहते हैं बोलना को, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की अपेक्षा होती है, स्वरों के सहयोग की अपेक्षा होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को संस्कृत में नाम दिया है हल। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की अपेक्षा होती है, उन्हें व्यंजन ब्रैकेट में लिख दो हल कहते हैं। वस्तुतः व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। वस्तुतः व्यंजन अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक का मीनिंग होता है आधे। वस्तुतः व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, आधे होते हैं। कुछ कंसेप्ट की चीज है, बेसिक चीज आपको क्लियर करके आगे चलनी पड़ेगी। व्यंजनम तो अर्धमात्रिकम, व्यंजन आधे ही होते हैं, यही है व्यंजन का मूल स्वरूप। व्यंजन हलंत होते हैं, हम इनको हलंत कहते हैं, और हलंत का अर्थ होता है आधा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको लिखते हो तब आप इसको पूरा लिखते हो अमिश्रित करके। हम ऐसा क्यों करते हैं, जबकि व्यंजन तो आधे ही होते हैं। जब आधे होते हैं तो आधे ही लिखो, आप इसको पूरा क्यों लिखते हो? अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो व्यंजन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो आपने क्या मिला दिया है, स्वर। जबकि व्यंजन वस्तुतः कैसे होते हैं, आधे, अर्धमात्रिक होते हैं वो। तो ये अर्धमात्रिक है, लेकिन आपने पूरा लिख दिया। क्यों लिखा, इसमें अ को मिलाया क्यों? एक ही कारण है, और एक कारण यह है कि हम आधे का कभी उच्चारण नहीं कर सकते। यदि मैं सारे वर्णों को आधे 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 लिख दूं तो आप इनका क्या नहीं कर सकते, उच्चारण। जब आप इसको बोल ही नहीं सकते आधे वर्णों को, क ख क, बोलूं कैसे इसको? तो क्या किया हमने, उनमें अ को मिश्रित कर दिया, और आप इस क को क लिखते हो, ख ग ग और घ। आपने इसमें अ को मिलाया है। क्यों मिलाया है? वो एक ही कारण है, उच्चारण के लिए, ताकि मैं इस क का क्या कर सकूं, उच्चारण। देखिए कुछ चीजें बहुत कंसेप्ट की होती है, वो क्लियर करके चलनी पड़ेगी। व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम, व्यंजन हमेशा आधे होते हैं, लेकिन आप लिखते पूरे हो। क्यों लिखते हो? क में अ को मिलाया क्यों? ताकि आप इसका क्या कर सको, उच्चारण। बस यही प्रयोजन है। बाकी फिट है कि व्यंजन कैसे होते हैं, आधे। आप जब अपनी संस्कृत की किताब खोलोगे या हिंदी की, यदि कोई ढंकी राघव प्रकाश इत्यादि व्याकरण की बहुत बढ़िया किताब खोलोगे, तो पहली लाइन ही वहां यही लिखे हुए मिलेगी कि क में जो अ मिलाया गया है वो इसलिए मिलाया गया है ताकि आप इस क को बोल सको। नहीं तो क वस्तुतः होता कैसा है, आधा। इसका नियम है, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे, व्यंजनों के निम्न भेद हैं। व्यंजनों के निम्न भेद हैं, तो व्यंजन जो वर्ण है उनका पहला भेद लिखेंगे। नंबर 1, स्पर्श ऑब्लिक स्पृष्ट। व्यंजनों का पहला भेद है स्पर्श अथवा स्पृष्ट। डैश करके लिखेंगे। स्पर्श या स्पृष्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 25। व्यंजनों का पहला भेद स्पर्श या स्पृष्ट वो कितने प्रकार के होते हैं, 25। नंबर 2, अंतस्थ। जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 4, ठीक है। स्पर्श आपके 25 है, अंतस्थ है वो 4 है। नेक्स्ट ऊष्म वर्ण, उनकी संख्या है 4, ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है। और चौथा है अयोगवाह, और अयोगवाह को ही मैं कहता हूं पराश्रित। अयोगवाह का ही दूसरा नाम क्या है, पराश्रित। देखिए पराश्रित एकदम मध्य में देखिएगा किसकी ध्वनि आ रही है, आ कौन सी संधि का वर्ण होता है, कौन सा वर्ण होता है, दीर्घ, इसलिए कौन सी संधि है, दीर्घ, ठीक है। पर धन आश्रित। और अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है, 4। कुल मिला के आपके स्पर्श 25 हो गए, अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म 4 हो गए, और अयोगवाह कितने हुए, 4। जब आप इसको गिनोगे 25, 4, 29, 4, 33 और 4, 37 वर्ण आपको दिखेंगे। अब एक एक करके अपन इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। अभी आपको पहले बोल देता हूं, अभी 2 दिन हिंदी चलेगी। मैं आपको कौन सा विषय पढ़ा रहा हूं, अभी संस्कृत स्पर्श नहीं कर रहा हूं, क्योंकि संस्कृत में वर्णमाला ही चेंज हो जाएगी। अभी जो भी वर्णमाला आप चला रहे हो, ठीक है, उसमें एक संस्कृत की थोड़ी थोड़ी बात जरूर आ रही है, लेकिन जो भी वर्णमाला चल रही है वो किसकी चल रही है, हिंदी की, ठीक है। और वो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं जिस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा हूं वो है ज्ञात से अज्ञात।
जो आपको पहले से ज्ञात विषय है उसको उठा रहा हूं, फिर मैं अज्ञात में ले जाऊंगा। मैं पहले आपके बुद्धि का क्रम सेट कर रहा हूं और वो मैं कर चुका हूं। जैसे मैं आपको कहता हूं रस्व वर्ण, और रस्व कहते ही कितने वर्णों का बोध हो जाता है? 5, अ ई उ री ली। फिर मैं कह रहा हूं दीर्घ 8, और उसमें भी कह रहा हूं शुद्ध दीर्घ 4, आ ई उ री। यदि कह रहा हूं गुण ए ओ, यदि कह रहा हूं वृद्धि आई औ। ये क्रम सेट कर दिया मैंने, क्रम को परिवर्तित कर दिया। जो आपको याद थे ना अ आई, मैंने वो सीक्वेंस चेंज कर दिए। अब व्यंजनों की सीक्वेंस है, और उस व्यंजनों में पहला जो वर्ण है वो आपका स्पर्श है या स्पृष्ट है। और इसकी परिभाषा कादयो मां वसानाहा, मां वसानाहा। देखो ये लाइन भले ही संस्कृत की आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाषा हिंदी चलेगी। ये कादयो संस्कृत में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। कादयो मां वसानाहा स्पर्शाहा, कादयो मां वसानाहा स्पर्शाहा। स्पर्श किसे कहते हैं ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब आप ऊपर देखिएगा, और मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बताते रहना। कादयः किसकी ध्वनि आ रही है? आ कौन सा वर्ण है? दीर्घ, ये दीर्घ संधि है, ठीक है। आगे आइए, मां वसानाहा किसकी ध्वनि आ रही है? आ दीर्घ है, इसलिए ये भी दीर्घ है, दो दीर्घ संधि हो गई। जब मैं इसको अलग करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, क आदयः। क तो जिसका प्रारंभ है, और म अवसान, अवसान कहते हैं तक या पर्यंत। अब देखो क्या लिखा, क तो जिसका आदि है और म जिसका अंत है, ऐसे वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? क से लेकर म तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं हिंदी में, क से लेकर म तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पर्श। वापस देखेंगे, क आदयः, क तो जिसका आदि है, आदि मतलब प्रारंभ है, और म अवसान है, अवसान मतलब समापन। तो क से लेकर म तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं, कितने आएंगे? 25। हम इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श। हिंदी लिखो पहले एक बार इसकी, कादयो मां वसानाहा स्पर्शाहा की हिंदी लिखेंगे, और इसकी हिंदी है क से लेकर, क से लेकर, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक 25, क से लेकर म तक 25 व्यंजन वर्णों को, 25 व्यंजन वर्णों को स्पर्श कहते हैं। क से लेकर म तक 25 व्यंजन वर्णों को स्पर्श कहते हैं। स्पर्श कितने हो गए? 25। कहाँ कौन कौन से हो गए? क से लेकर म तक। अब देखते हैं क से लेकर म तक कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले हिंदी का अनुवर्तन यदि करें तो आपका पहला वर्ग है क वर्ग, ठीक है भाई। आराम से देखो, मैं बिल्कुल धीरे लूंगा, पहला विषय है तुम्हारा संस्कृत में, जब ले जाऊंगा तब ये सारे मैं कंठस्थ करके ले जाऊंगा आपको, इसलिए मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। और दूसरी चीज, धीरे पढ़ाने का मतलब यह है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार पूछता रहूंगा। पहला वर्ग क वर्ग है, दूसरा वर्ग च वर्ग है हिंदी में, तीसरा वर्ग ट वर्ग है, चौथा वर्ग क च ट वर्ग है, और पांचवा है प वर्ग। आप ये 5 वर्ग कह रहे हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? क 5 आते हैं, क ख ग ग, और ये अंतिम जो वर्ण मैं लिख रहा हूं वो वर्ण अनुनासिक वर्ण होता है। अनुनासिक का मतलब ये होता है जिसका उच्चारण मुंह के साथ नाक से होता है। क वर्ग में 5 वर्ण आ गए। यदि मैं च वर्ग ले लूं, च, छ, ज, ज और य अनुनासिक है अंतिम वर्ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और ण, ये फिर अनुनासिक है। यदि त वर्ग ले लिया, त, थ, द, ध और न, ये फिर अनुनासिक है। यदि ले लिया प वर्ग, प, फ, प, भ और म। अब आपने लिखा, संस्कृत की लाइन लिखी, वो लिखी कादयः। क तो जिसका प्रारंभ है, म अवसानाहा, म जिसका अंत है। क से लेकर म तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं, कितने वर्ण आ रहे हैं? 25। इन सारे के सारे वर्णों को एक शब्द में क्या कहोगे? स्पर्श। ये लिखा है आपने, क से लेकर म तक जितने भी 25 वर्ण आते हैं हम उनको कहते हैं स्पर्श, ठीक है। देखो हिंदी की वर्णमाला चल रही है, संस्कृत भाषा बड़ी संक्षिप्तीकरण की भाषा रहेगी। 20, 30, 40, ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 शब्दों में जब कोर्स खत्म होगा तब ये भाषा खत्म हो जाएगी। आप यदि अपना 2 रजिस्टर भी भरोगे तो भी आपको जो रिपीट करना होगा वो मात्र 30 शब्द ही करने होंगे। समझ में आ गई? 30 के अलावा 31वां मेरे को नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। अब इसका मतलब संस्कृत का मीनिंग ही है संक्षिप्तीकरण, बहुत छोटे से छोटे शब्दों में कहना अपनी बात को। यदि मैं ये सारे वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, मैं इनके लिए एक नाम दे रहा हूं, और ये वर्ण होते हैं उदित। कौन से वर्ण होते हैं? उदित। आपको समझ में नहीं आया जो लिखा वो, उदित का मीनिंग होता है, उदित का मीनिंग होता है उसमें उ मिला रहता है। यदि मेरे को क वर्ग कहना है, क वर्ग यदि कहना है, मैं कभी नहीं बोलूंगा क ख ग घ ङ।
अब सुनो मैं बोलूंगा क्यों नहीं, वो भी क्योंकि व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम, व्यंजन कैसे होते हैं, आधे। मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ताकि मैं इसका क्या कर सकूं, उच्चारण कर सकूं। बाकी व्यंजन कैसे होते हैं, आधे। समझ में आ रही है? देखो छोट, मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, जो चीज तुम्हारे अस्पष्ट है उसको पहले स्पष्ट बनाओ, ठीक है। ये आधे आधे ही है। अब मैं आधे आधे यदि लिख दूंगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा इनको, इसलिए मैंने इसमें अमिश्रित करके लिख दिया, ठीक है। अब मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा क ख ग घ ङ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो गलत होगा। इसलिए ये वर्ण उदित होते हैं। उदित का मतलब जब भी इसमें मैं उ मिला दूंगा, जब भी मेरे को कवर्ग कहना है तब मैं क्या कहूंगा, कु। कु कहते ही पूरे कवर्ग का क्या हो गया, बोध। अलग अलग नहीं बोलना है। यदि कहना है चवर्ग तो मैं क्या बोलूंगा, चू, खत्म। यदि मेरे को कहना है टवर्ग, टवर्ग के लिए मैं क्या बोलूंगा, टू। और यदि तवर्ग कहना है, तवर्ग के लिए मैं क्या बोलूंगा, उ, तू। और पवर्ग कहना है तो मैं क्या कहूंगा, कु। कु आगे पूरे पूरे व्याकरण में, इवन अभी ढंग से पढ़ोगे तो हिंदी में भी आपको ये वर्ण कभी नहीं दिखेंगे। जब उसको कहना है ये वर्ण तब वो बोलेगा कवर्ग, ये संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और संस्कृत में इसी कवर्ग को क्या कहा जाएगा, कु। चवर्ग को क्या कहा जाएगा, चू। टवर्ग को क्या कहा जाएगा, टू। क्यों, क्योंकि ये वर्ण क्या होते हैं, उदित। आगे ये वर्ण कभी नहीं मिलेंगे, ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको उतारो पहले, कु बराबर कवर्ग, और कवर्ग में कौन से वर्ण आ रहे हैं, क ख ग घ ङ। चू चवर्ग, च छ ज ज य। टू टवर्ग, ट ट ड ढ ण। तू टवर्ग, ट थ द ध न। पू पवर्ग, प फ ब भ म। जो लाइन लिखी वो ये लिखी कि हम इनको स्पर्श कहते हैं। इनको हम स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि क से लेकर म तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं ये स्पर्श इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब भी आप इन वर्णों का उच्चारण करोगे, बोलोगे, तो जीभ जो होगी वो उच्चारण स्थानों का पूरा क्या करेगी, स्पर्श। इसलिए आप इनको क्या नाम दे रहे हो, ये वर्ण क्या कहलाएगा, स्पर्श, ठीक है। तो अब देखो एक क्रम सेट कर रहा हूं ध्यान, और इसी क्रम को मैं अप्लाई करूंगा, इसी क्रम को मैं अप्लाई करूंगा संस्कृत भाषा में। अब मैं कह रहा हूं, अब मैंने क्या सेट किया सुन लो आप। मैं कह रहा हूं रस्व, रस्व 5 वर्ण आ गए, अ ई उ री री। मैं कह रहा हूं दीर्घ 8 आ गए, शुद्ध दीर्घ 4 आ गए, गुण एव वृद्धि ऐ औ। यदि मैं कह रहा हूं स्पर्श, ऑटोमेटिक रूप से कितने वर्ण निकल के आ गए, 25। समझ में आ रही है? पढ़ना महत्वपूर्ण कभी नहीं होता, ध्यान रखना मेरी बात को। लंबे अनुभव से बता रहा हूं, 27 साल के गहन अनुभव से। पढ़ना कभी महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण ये होता है पढ़ाया कैसे जा रहा है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति में घुसिए टीचर की, जो भी खड़ा होगा अच्छा ही पढ़ाएगा, खराब कोई नहीं पढ़ाएगा। ये हो सकता है कि हम उसकी अभिव्यक्ति में जाने का क्या नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं उस भाषा में चलने का प्रयास करना है। कल मेरे घर में एक बहुत ही सुंदर मेरी प्रेयसी है, वॉल्यूम तेज करना है, थोड़ा तेज करो भाई। मेरे घर में एक मेरी सुंदर प्रेयसी है, जीव है, जिसको मैं पत्नी का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे घर में मेरी एक पत्नी रहती है। कल मेरे को बोली कि आप जब वापस रात को घर पे आओ तो एक सुई लेके आना। क्या लेके आना, सुई। सुई समझते हो, ये बटन टूट जाता है तो सुई से पोया जाता है, लगाया जाता है। सारा समझा देता हूँ, टीचर है ना, तो एंड तक खींच के वापस ऊपर लूंगा तुमको। मेरे बात समझ में इतनी ही आई कि सुई लाना है, ठीक है। दुकान पे गए, किराने की दुकान पे नहीं गया क्योंकि इतना मूर्ख नहीं हूं, कोई फैंसी की दुकान पे गया और दुकानदार को बोला कि भैया एक सुई देना। दुकानदार ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, उसकी अपेक्षा मेरे को बिल्कुल नहीं थी। विषय से कभी नहीं भटकता हूं, ध्यान रखना मेरी बात को, और जो पढ़ चुके हैं उनको पहले पता है। उस दुकानदार ने बोला कि सर सुई लेनी है। मैंने कहा बिल्कुल दे दो एक सुई। उसने बोला छेद वाली दूं कि बगैर छेद वाली दूं। मेरे दिमाग में ही नहीं था कि सुई छेद वाली भी आती है, बगैर छेद वाली भी आती है। मैं ये सोचने लगा क्षण भर के लिए कि यार छेद वाली लूं कि बगैर छेद वाली। फिर क्योंकि शिक्षक हूं ना और साथ में मूर्ख और हूं, तो मैंने सोचा यार छेद वाली लूंगा तो हो सकता है कि उसमें अंदर का जो भाग है वो निकला हुआ मिलेगा, पैसे तो पूरे दे रहा हूं तो पूरी लूं। मैंने उसको बोला बगैर छेद वाली दे। वो बगैर छेद वाली सुई मैंने ले ली, घर पे ले जाके मैडम को दे दी कि ये सुई आपने मंगाई। मैडम ने भी वही बोला जो आप पहले दिन मेरे को कह रहे थे कि आप लगते तो पढ़े लिखे हो लेकिन हो बड़े मूर्ख। बिल्कुल है। मैंने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो, तो बोला कि सुई आप बगैर छेद वाली लेके आ गए। तो मैंने कहा कि आपने बोला ही नहीं छेद वाली लानी है, आप बोलते छेद वाली लानी है। बोला कि बगैर छेद वाली सुई का मैं करूं क्या। तो मैंने कहा क्या करना है कि छेद वाली लेके आओ। मैंने नहीं पूछा कि प्रयोजन क्या है। ठीक है, वापस गए साहब। मैंने उस दुकानदार को बोला कि छेद वाली दे भैया, छेद वाली दे दी। फिर मैंने छेद वाली ले जाके मैडम को दी। मैंने फिर पूछा कि आप करोगे क्या इस छेद वाली का। तो वो बोली कि देखो ऐसा है कि धागा जो होता है ना वो छेद वाली सुई में ही पिरोया जाता है। समझ में आ गई है। यानी मैं ये काम कर रहा हूं अभी, जो आपके दिमाग में जो छिद्र है संस्कृत विषय का उसमें छेद ही कर रहा हूं। अभी एक सुई है मेरे पास ही है और उससे मैं छेद कर रहा हूं ताकि मैं क्या करूं, मेरे संस्कृत का धागा आसानी से आप में पिरो सकूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कालिदास का श्लोक है ये जो मैं बोल रहा हूं, मेरी भाषा नहीं है। वो एक श्लोक है, कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि जिस प्रकार एक बिंदी हुई सुई में
छेद आसानी से छेद में धागा आसानी से प्रवेश कर दिया जाता है, वैसे ही छात्रों के हृदय में पहले, छात्रों के दिमाग में पहले शिक्षक को क्या करना पड़ता है, अपने विषय का छेद करना पड़ता है, ताकि वो विषय उसमें आसानी से क्या हो जाए, प्रवेश कर जाए। मैं अभी तक ये छिद्र कर रहा हूं और मैं जैसे ही बोलूंगा स्पर्श, और स्पर्श कहते ही आपको कितने वर्णों का बोध हो जाएगा, 25। और 25 भी नहीं बोलने, अपने सीधी बात कु, चू, टू, तू और पू, खत्म। ये 25 आ गए आपके सामने। अब आपका दूसरा वर्ण आएगा, वो आपका वर्ण आएगा अंतस्थ। दूसरा वर्ण कौन सा आएगा, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ जो वर्ण है वो पहले मैं इसकी लाइन लिखूंगा संस्कृत में, और वो है यणो अंतस्थाः। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4, और एक लाइन लिख दी यणो अंतस्थाः। संस्कृत में लिख रहा हूं, याद नहीं करना, याद भी मैं ही कराऊंगा। समझ में आ रही है आपको? आपके जो फीस का ऋण चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर, पूरा उतारूंगा, ऐसे नहीं है कि यही छोड़ दूंगा आपको। यणो अंतस्थाः लाइन लिखी मैंने, और इसका मीनिंग ये होता है, लिखो इसको, पहले खोलेंगे, लिखें यण प्रत्याहार में आने वाले, लिखो यण प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण, यण प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण य, व, र, ल, यण प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। 4 वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। क्रम चेंज कर दिया, सीक्वेंस चेंज कर दी। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। यर, लव नहीं बोलना। अंतस्थ कौन से होते हैं, य, व, र और ल। हिंदी में क्या बोल रहे थे, यर, लव। मैंने सीक्वेंस चेंज कर दी। अंतस्थ वर्ण 4 है, कौन कौन से हैं, य, व, र और ल। अब एक चीज अस्पष्ट है यहाँ पर, ये मैंने क्या लिखा, यण। ये अभी आएगा समय तब बताऊंगा, ठीक है ना। अब स्पर्श कितने हो गए, 25। कौन कौन से हो गए, क से लेकर म तक। और अंतस्थ वर्ण कितने हो गए, 4, और इसका क्रम क्या रहा, य, व, र और ल। अब आइए अगला वर्ण है व्यंजनों में, वो है ऊष्म वर्ण। अगला जो वर्ण है आपका वो है ऊष्म वर्ण। संस्कृत की लाइन जरूर लिख रहा हूं, लेकिन आएगा हिंदी में, और इसको मैं लिखूंगा शलोष्माणाः। एक बार लिख दीजिएगा, शलोष्माणाः, शलोष्माणाः। अर्थ लिखेंगे, शलोष्माणाः का अर्थ है शल, ऐसे लिखना है, शल प्रत्याहार में आने वाले, शल प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण, शल प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन से हैं देखिएगा, लिख रहा हूं, स, कौन सा स पहले लिखना है देख लीजिएगा, स, श, स और ह। शल प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण स, श, श, ह को, स, श, श, ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं। शल प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण स, श, श, ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं। पहला व्यंजनों का भेद हुआ स्पर्श, दूसरा हुआ अंतस्थ और तीसरा हुआ ऊष्म। जो चीज हमको समझ में नहीं आई वो यही है कि ये सल क्या लिखा या यण क्या लिखा। आगे आएगा तब आएगा, प्रसंग आएगा तभी पढ़ा पाएंगे इसको, ठीक है। अब आइए नंबर 4, ठीक है, अभी कल ही पढ़ाया है। मेरे को बताना कि सत्य, सत्य का विलोम क्या होता है, असत्य। असत्य का मीनिंग बताओ, जो सत्य नहीं हो। अधर्म का मीनिंग बताओ, जो धर्म नहीं हो। अब मैं कह रहा हूं अयोगवाह। योगवाह, योगवाह का मतलब होता है जिसका योग हो जाए, और अयोगवाह का मतलब जिसका योग नहीं होता, हम उसको अयोगवाह कहते हैं। और इस अयोगवाह का ही दूसरा नाम है पराश्रित। पराश्रित ध्वनि किसकी आ रही है, आ बराबर कौन सा वर्ण है, दीर्घ, इसलिए दीर्घ संधि है। और अयोगवाह या पराश्रितों की संख्या कितनी होती है, 4। और आपका पहला अयोगवाह है वो आपका है विसर्ग। पहला अयोगवाह किसको कहते हैं, विसर्ग। और विसर्ग का मतलब होता है ये 2 आंखें, और आप जब आप इसका उच्चारण करते हो तो आप ऐसे करते हो अह। अब राम, ये बताओ हिंदी है कि संस्कृत, जो लिखा है वो। हम कभी भी राम का प्रयोग संस्कृत में नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये राम हिंदी का एक सार्थक शब्द है। समझ में आ रही है, तो हम हिंदी का कभी प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहां से थोड़ी सी एक संस्कृत भाषा को बीच में डाल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राम, राम हिंदी है, राम एक सार्थक शब्द है, हम उसका प्रयोग कभी नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम हिंदी के शब्दों का संस्कृत में प्रयोग नहीं करते। तो हम प्रयोग करते किसके हैं, किसका है, राम नहीं। हमको संस्कृत बनाना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रामः।
तो ये राम से जो रामा में जो विसर्ग लेके आए, ये विसर्ग क्या होता है? अयोगवाह। अयोगवाह किसको बोलते हैं? पराश्रित। पराश्रित का क्या मीनिंग हो गया? पराश्रित का मीनिंग ये होता है, ये विसर्ग हमेशा ही दूसरों पर आश्रित होकर ही आता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, कहीं पर भी आपने कोरा विसर्ग देखा है क्या? कोरा ऐसा लिखा हुआ कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा तब स्वर के साथ ही आएगा, ऐसे आएगा। यदि मैं रामा लिख रहा हूं ना, तो ये म के साथ है ही नहीं, ये किसके साथ है? ये अ के साथ है, रामा। तो ये जितना भी अयोगवा होता है वो किसके साथ मिश्रित होकर आता है? स्वरों के साथ। तो पहला अयोगवा कौन सा हो गया? विसर्ग। देखो एक बहुत बढ़िया आपको सुनाता हूं बात। एक बार मैं आपके टीचर्स को पढ़ा रहा था, तो टीचर्स जो थे वो बहुत अनुभवी थे। मैं संस्कृत पढ़ा रहा था वहां, तो 38-40 संस्कृत के टीचर थे वहां। तो मैंने उनको पूछा ऐसे ही जब विषय को शुरू किया कि आप लोग सब संस्कृत पढ़ाते हो? तो बोले हाँ सर। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कब से पढ़ाते हो? तो वो बोले कि एक लेडीज थी 58 साल की, 59 साल की, वो मेरे को कहने लगी कि सर आप जब से पैदा नहीं हुए ना तब से पढ़ा रहे। क्या उत्तर मिला? जब से आप पैदा नहीं हुए तब से संस्कृत पढ़ा रहे। बहुत बढ़िया है, हो सकता है। इसका मतलब पता है, यदि मेरी उम्र 38 साल होगी तो मैडम 38 साल से संस्कृत पढ़ा रही है। कोई बोली कि सर 28 साल से पढ़ा रहे, कोई कहने लगी मेरे को 32 साल हो गए पढ़ाते हुए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो बोली कि मैंने सबसे पहले कहा कि एक बात बताओ, एक सामान्य शब्द लिख रहा हूं, राम घर जाता है। देखो एक संस्कृत की लाइन कोड हो रही है, बेसिक पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। ये राम घर जाता है, इसकी संस्कृत बोलो। तो एक मैडम ने कहा कि सर मैं बोलूं? मैंने कहा बोल जाओ। तो उसने मेरे को कहा राम गृहम गच्छति। ठीक है, राम गृहम गच्छति उसने बोला। मैंने उनको पूछा कि मैडम ये राम जो शब्द है वो आपने संस्कृत में लिखा कि हिंदी में लिखा? आप बताओ किस में लिखा हुआ है? हिंदी में। ठीक है। तो उसने कहा सर राम गृहम गच्छति संस्कृत होती है इसकी। मैंने कहा कितने साल से पढ़ा रहे हो? वापस उत्तर वही मिला कि आप जब से पैदा नहीं हुए तब से। कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ? मैंने कहा मैडम इतने टाइम से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो, राम की तो संस्कृत सही कर देते। तो बोला कि सर नहीं आती है, आप ही बता दो। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ये राम हिंदी का शब्द है, जब आप इसको संस्कृत में लाओगे तो हम शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते, हम संस्कृत में किसका प्रयोग करते हैं? पदों का। मैं धीरे धीरे मेरी बात आपके दिमाग में प्रवेश करवा दूंगा, ध्यान रखना। संस्कृत में कभी भी हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जिसको आप हिंदी के शब्द बोलते हो हम उसको संस्कृत में कहते हैं प्रातिपदिक। जिसको आप हिंदी में शब्द बोलते हो संस्कृत में उसको क्या कहा जाता है? प्रातिपदिक। हम प्रातिपदिक का कभी प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग करते हैं पदों का। पद किसे कहते हैं? विभक्ति लगा हुआ शब्द, राम नहीं राम। समझ में आ रही है? तो एक बात फिट करो दिमाग में, फिट ये कीजिए कि हम हिंदी में शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग किसका करते हैं? पदों का। पद किसको कहते हैं? राम नहीं राम। ठीक है भाई। अब आप आगे सुनिए। क्लास 7वीं को पढ़ा रहा था 10 दिन पहले। ठीक है, हर उदाहरण शिक्षण विधि का ही दूंगा, वही काम में लूंगा। फोकट की बात न तो आती है न करता हूं, समय इतना ही रहता है मेरे पास। तो और जो उदाहरण दे रहा हूं सब काम के उदाहरण। एक बार पढ़ा रहा था, विद्यार्थी है ना साहब, स्कूल में विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाहते, मान के चलना। आपने भी वही किया, मैंने भी वही किया। मेरे विद्यालय के बाहर ये इस दरवाजे के ऊपर खिड़कियां लगी हुई है, विद्यार्थी खिड़कियों में आके बैठ जाते हैं। मैं पढ़ाता रहता हूँ, वो बारी बारियों में झांकते रहते हैं कि घोड़े कितने आए, गधे कितने आए, बकरियां कितने आई। और मैं पढ़ा रहा था स्त्री प्रत्यय। क्या पढ़ा रहा था? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, बार बार बोल रहा था कि बालक बालिका छात्र छात्रा। मैंने पौन घंटे तक पढ़ाया, 40 मिनट तक। फिर मेरे को पहले से पता है कि ये विद्यार्थी कोई नहीं पढ़ रहे हैं, सब बारियों में झांक रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने 40 मिनट के बाद मैंने विद्यार्थियों को पूछा कुछ समझ में आया? तो विद्यार्थी बोले कुछ नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं आया तो विद्यार्थी में कभी कोई दोष नहीं होता, दोष हमेशा किसका होता है? टीचर का। इसलिए शिक्षण विधि की पहली कंडीशन ये होती है छात्र में कभी गलती ढूंढने का प्रयास कभी नहीं करना। मेरे ही उदाहरणों के रखने में कोई कमी रही, इस कारण बच्चा मेरी तरफ आकृष्ट नहीं हो सका। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? अब एक लड़के को खड़ा किया, पूछा यार मैं 40 मिनट से बोल रहा हूं, खोजपूर्ण प्रश्न शैली, मैं 40 मिनट से बोल रहा हूं यार, कुछ तो समझ में आया होगा। तो बोला कि सर आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ये समझ में आया। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ पुल्लिंग किसे कहते हैं? बच्चे ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया हो, ध्यान में। और ऐसा उत्तर कोई संस्कृत हिंदी का बहुत बड़ा वैयाकरण भी नहीं दे सकता है। उस बच्चे ने उत्तर दिया कि मैंने पूछा पुल्लिंग किसे कहते हैं, चलिए बता। उसने कहा सर जो स्त्रीलिंग नहीं होता वो पुल्लिंग होता है। उस बच्चे ने उत्तर दिया हो जो स्त्रीलिंग नहीं होता वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, मेरी तो समझ में आ गई। फिर मैंने पूछा अच्छा मेरे को घुमा रहा है साले एक दी, तो अब मेरे को ये बता स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? क्या उत्तर मिला? जो पुल्लिंग नहीं होता वो स्त्रीलिंग नहीं होता। और बच्चा मेरे को वापस क्या बोल रहा है? सर आधा ज्ञान देते हो, ये ज्ञान और मैं देता हूं। मैंने कहा क्या? कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों नहीं होते वो क्या होते हैं वो बताओ। बताओ क्या होता है वो? नपुंसकलिंग। लिंग 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में जो शब्द पुल्लिंग का नहीं होता वो स्त्रीलिंग होगा, जो स्त्रीलिंग नहीं होता वो पुल्लिंग का होगा, और जो दोनों नहीं होते हम उसको क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। अब आप सुनिए, उन व्यंजयों को
मारवाड़ी बोल रहा हूँ, बहन जी मतलब उन मैडमों को पढ़ा रहा था तो उनको समझ में आया नहीं, तो मैंने उनको एक अधिगम दिया कि मैडम राम कभी मत बोलिएगा, राम को संस्कृत में कहना है, ये शब्द कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में, इसलिए संस्कृत बनानी है तो विसर्ग लगा देना, राम नहीं रामः। समझ में आ रही? ऐसे करके आगमन से पढ़ाने लगा। मोहन, सब बहनजियां बोलने लगी मोहन। मैंने कहा लक्ष्मण के लक्ष्मण। मैंने कहा, और धीरे धीरे ऐसे 40 शब्दों को बोलते बोलते बीच में मैंने एक शब्द लिख दिया सीता। मैंने कहा इसकी संस्कृत बनाओ, तो जितनी भी मैडम थी सब बोलने लगी सीता। राइट है क्या? राइट है? इधर से बोलो राइट है, गलत है, ये है तो राइट ही, लेकिन ये बहुवचन में आ गया। जब आप पुल्लिंग में राम को बनाओगे तब एक वचन में क्या बनेगा? रामा। लेकिन जब आप स्त्रीलिंग के शब्द में एक वचन बनाओगे तब सीता में सीता ही बनेगा। अब वो बनेगा क्यों, वो बाद में देखेंगे, पहले ये क्लियर करो। अब मैं तीसरा शब्द ले रहा हूं फल। क्या ले रहा हूं? फल। फल कौन से लिंग में होता है? नपुंसकलिंग। इसकी हिंदी के शब्द का तो मैं प्रयोग कर ही नहीं सकता, मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? पद। तो जो भी नपुंसकलिंग शब्द होता है वो एक वचन में फल नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? फलम। राम से बन गया संस्कृत में रामः पुल्लिंग में, सीता सीता ही रहेगी स्त्रीलिंग में, क्योंकि इसके पीछे जो भी प्रत्यय आएगा उसका लोप हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। और फल से क्या बन गया? फलम। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? पुल्लिंग में रामः, स्त्रीलिंग में सीता, नपुंसकलिंग में फलम। बस इतना सा भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको पढ़ा रहा था अयोगवाह, और आपका पहला अयोगवाह कौन सा था? और आपका पहला अयोगवाह था पहला अयोगवाह था विसर्ग। और विसर्ग जो होता है वो दो आंखें होती है, और इसका उच्चारण किस रूप में होता है? अह के रूप में। राम का मैं कभी प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि हिंदी का शब्द है, जब आप उसको संस्कृत में लाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? राम। ये अयोगवाह है, ठीक है? यदि और दूसरा आपका अयोगवाह होता है अनुस्वार। अनुस्वार, और अनुस्वार का मतलब ये बिंदी है, टिकी है, और ये अनुस्वार आधे म के रूप में उच्चारित होता है। यदि मैं राम के ऊपर अनुस्वार लगा दूं तो वो शब्द बन जाएगा रामम। तो पहला अयोगवाह कौन सा हो गया? विसर्ग। दूसरा अयोगवाह अनुस्वार। संस्कृत भाषा का प्रारंभ यहीं से होता है, ठीक है? तीसरा जो अयोगवाह है वो निश्चित वर्ण निश्चित संकेत, और तीसरा जो अयोगवाह है वो कौन सा हो गया? जिह्वा मूलीय। तीसरा अयोगवाह कौन सा हो गया? जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय जो वर्ण होता है वो निश्चित वर्ण है, जो मैं लिख रहा हूं वही होंगे। देखिए इधर ये मैं चंद्र बिंदु ऊपर और नीचे लगा देता हूं, क और ख के आगे निश्चित वर्ण निश्चित संकेत निश्चित चंद्र बिंदु। जब ये क और ख के आगे चंद्र बिंदु लग जाएंगे तो वो वर्ण कौन सा कहलाएगा? जिह्वा मूल्य। ये निश्चित वर्ण है, ऐसा नहीं है कि क को उठा के कोई दूसरा वर्ण लिख दो, नहीं। जब ये चंद्र बिंदु, इनको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। इनको आप क्या बोलते हो? अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग मतलब ये आधा विसर्ग है। जब ये क और ख के आगे जब ये चंद्र बिंदु लगे हुए मिलेंगे तो वो वर्ण कौन सा कहलाएगा? अयोगवाह। और अयोगवाह में भी कौन सा कहलाएगा? जिह्वा मूल्य। तो निश्चित वर्ण है, निश्चित चिन्ह है, निश्चित संकेत है। चंद्र बिंदु जब क और ख के आगे आएंगे तो वो वर्ण कौन सा होगा? जिह्वा मूल्य। और चौथा वर्ण वो आपका रहेगा उपधमानीय। चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? उपधमानीय। जब यही चंद्र बिंदु, इसी प्रकार के चंद्र बिंदु जब प और फ इन वर्णों के आगे आ जाएंगे, जब क ख के आगे आ गए तो क्या हो गया? जिह्वा मूल्य। जब प फ के आगे आ गए तब क्या हो जाएगा? उपधमानीय। तो आपके अयोगवाहों की संख्या कितनी हो गई? 4। कौन कौन से हो गए? नंबर 1 पहला विसर्ग, नंबर 2 अनुस्वार, तीसरा जिह्वा मूल्य, चौथा उपधमानीय। अब देखिए ये आपने वर्ण पढ़े। हमने कहा कि वर्ण दो प्रकार के हैं। पहला वर्ण कौन सा हो गया? अच, दूसरा हल। अच 13 हो गए, कौन कौन से? ह्रस्व 5, दीर्घ 8। अब मैं कह रहा हूं व्यंजन। व्यंजनों का पहला भेद अपनी कॉपी में लिखा है, कौन सा है? स्पर्श। कितने हो गए? 25। नंबर 2 अंतस्थ 4, कौन कौन से? य व र ल। ऊष्म 4, स श श ह। और अयोगवाह कितने हो गए? 4। नंबर 1 विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। नीचे लिखेंगे, अब लाइन बोल रहा हूं वो। अब इसका सार, अब ये 50 प्रकार के जो वर्ण आपके सामने हैं, इन्हीं वर्णों में से मैं 13 वर्ण लूंगा पूरे व्याकरण में, ठीक है? अब आप लिखो, नीचे सार लिखा रहा हूं, अब इसका लिखो। संस्कृत भाषा में सामान्य रूप से वर्णों की कुल संख्या। संस्कृत भाषा में सामान्य रूप से वर्णों की कुल संख्या। अब ऐसे लिखना है, अच 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 के ब्रैकेट में डालो स्वर प्लस हल, हल के ब्रैकेट में डालो व्यंजन। संस्कृत भाषा में वर्णों की कुल संख्या अच प्लस हल। बताओ स्वर कितने हैं? कितने हैं? 13। व्यंजन कितने हो गए? 37। टोटल वर्ण आपके सामने कितने आ जाएंगे? 50। अलग अलग तरीके से वर्ण चेंज होते रहेंगे, अभी ध्यान रखना। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 50, ठीक है भाई। अब नंबर 2 डालिए। नंबर 2 लिखें, संस्कृत में अच वर्णों की कुल संख्या। संस्कृत में अच, अच किसे कहते हैं? ब्रैकेट में लिख देना स्वर। संस्कृत में अच वर्णों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या डैश करके लिखो, ह्रस्व प्लस दीर्घ, ह्रस्व प्लस दीर्घ। बताओ ह्रस्व कितने हैं? 5।
दीर्घ कितने हैं 8, 8 और 5 मिलके कितने हो गए 13। तो स्वरों की कुल संख्या ह्रस्व 5 है और दीर्घ कितने हो गए 8। नंबर 3, संस्कृत में हल, संस्कृत में हल ब्रैकेट में कर दो व्यंजन हल वर्णों की, संस्कृत में हल वर्णों की कुल संख्या, हल वर्णों की कुल संख्या ऐसे लिखेंगे स्पर्श प्लस अंतस्थ प्लस ऊष्म प्लस अयोगवाह। संस्कृत में हल वर्णों की कुल संख्या स्पर्श प्लस अंतस्थ प्लस ऊष्म और अयोग। बताओ स्पर्श कितने होते हैं, लिख दीजिए 25, अंतस्थ कितने हैं 4, ऊष्म कितने हैं 4 और अयोगवा कितने 4, टोटल मिला के कितने हो गए 37। ठीक है भाई, पहला चैप्टर जो सिर्फ आपके दिमाग में वर्ण जो पहले से पढ़ रखे हैं थोड़ा सा परिवर्तन करके पढ़ाया, और परिवर्तन ये कर दिया कि ह्रस्व दीर्घ को अलग कर दिया। ह्रस्व 5 हो गए, दीर्घ 8 हो गए, दीर्घ में विशुद्ध दीर्घ 4 हो गए, गुण 2 हो गए, वृद्धि 2। आपका पहला जो भाग ये अभी वर्णों का क्रम सेट किया। अब इसी वर्ण का दूसरा भाग ले रहा हूं नंबर 2। अच्छा, अभी एक सवाल आया है, रीत का ही है, रीत का ही तो बैच आपके है ना। चलो, तो रीत का ही है तो मैं लिख रहा हूं, उत्तर ढूंढना। जो आपके एग्जाम का सवाल था 2018 का ही था, देख लेना कहां का था। सवाल था शुद्ध रूप लिखिए, और ये आप बताना कौन सा शुद्ध रूप है। पाणिनि पहला, जो राइट है वो बोलना है। दूसरा वो कह रहा था पाणिनि, ये तीसरा कह रहा था पाणिनि, और चौथा कह रहा था, ये सवाल आ रखा है हो, और चौथा कह रहा था पणिनि। इन चारों में से शुद्ध कौन सा है। 1 नंबर राइट है क्या, ये गलत है। चल 2 नंबर राइट कर दूं, ये 2 भी गलत है, राइट है। तीसरा, अच्छा ये बताओ 2 नंबर राइट है, हाथ खड़े करो, कितने विद्यार्थी हैं ऐसे। ठीक है, 3 नंबर राइट है, वो कितने हैं, संख्या में 3 नंबर ज्यादा है, इसलिए दूसरा नंबर गलत, पहला गलत, चौथा गलत। राइट कौन सा है, तीसरा। पाणिनि में णी भी छोटा होता है और नी भी छोटा होता है। रिट का सवाल था आपके, ये शुद्ध रूप लिखो पाणिनि का, तो पाणिनि में दोनों छोटे होते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कौन था पाणिनि, एक केबीसी चल रहा है अभी, सवाल आया था, कल भी आया था, कल का सवाल सुनो आपको, बहुत बढ़िया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसने लिखी है, कालिदास ने। अभी तक चुपचाप बैठो, एक बात बोल देता हूँ आपको, आपसे पहले जितने भी बैच खत्म हुए ना सबको संस्कृत बुलवा के भेजा है, आपको भी बुलवा के ही भेजूंगा। समझ में आ गई, 101%। नहीं तो मेरे से फीस ले जाना सिर्फ संस्कृत सब्जेक्ट की, मेरे से। समझ में आ गई। कल का सवाल था, चलो वो तो छोड़ो, पिछले साल का बता दो, अष्टाध्यायी किसने लिखी, पाणिनि ने लिखी। चलिए तो लिखो, अब हेडिंग लगाओ, पाणिनि द्वारा, देखो ऐसे लिखना है, पाणिनि द्वारा रचित, पाणिनि द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा, ये पाणिनि की किताब है। पाणिनि द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनि द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या, पाणिनि द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी उसमें उसने टोटल वर्ण कितने माने, लिखेंगे 63 अथवा 64। लिख दो, पाणिनि के द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 63 अथवा 64। अच्छा 2018 रिट्वीट दिया कि नहीं किसी ने, दिया, दिया हो तो पहला सवाल यही आया था, पाणिनि के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 63 अथवा 64। तो 63 अथवा 64, कुछ डाउट लग रहा है ना। अब देखो कितनी, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये संस्कृत वाले बड़े मूर्ख आदमी होते हैं, मतलब जिसने व्याकरण लिखी, व्याकरण किसने लिखी है, पाणिनि ने, वो भी संशय में ही है। क्या संशय में कि यार 63 मानूं या 64 मानूं, वो तो कह रहा है कि ना तो 63 ना 64 दोनों मान लो। समझ में आ रही है, क्या मान लो। और आपका सवाल था कि पाणिनि के द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, और ऑप्शन था 63, दूसरा ऑप्शन था 64, तीसरा था 65 और चौथा ऑप्शन था 63 अथवा 64। राइट कौन सा है, अपने मन से पंचायती नहीं करनी कि 63 राइट है या 64 है, यही राइट है 63 अथवा 64। पेपर हिंदी में आएगा, संस्कृत में आएगा या अंक गणित में आएगा, अंक गणित में आएगा, इसमें ऐसे लिखा हुआ आएगा, नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कम से कम ये तो पता है पेपर संस्कृत में आएगा। चलो एक बात बताओ, 10, ये तो 10 हो गया, 11, जब आप 11 लिखते हो तो 11 इसमें छोटी संख्या आगे और 10 जोड़ दो, इसको संस्कृत में 10 को 10 बोलते हैं, और 1 को जोड़ो तो एक बार एकादश, एकादश का मीनिंग क्या होता है 11। मेरे को कहना है 15, 15 में 5 जोड़ दो, आगे छोटी संख्या आगे रहेगी, क्या होगा पंचदश। यदि कहना है 17, क्या हो जाएगा सप्तदश। यदि कहना है 19, नवदश। समझ में आ गई। अब यदि मेरे को कहना है 20,
20 को मैं क्या कहूंगा, विंश। यदि मेरे को कहना है 23, 3 जोड़ दूंगा आगे, क्या बन जाएगा, त्रिविंश या त्रयोविंश। यदि मेरे को कहना है 27, तब क्या हो जाएगा, सप्तविंश। यदि कहना है 29, तो क्या हो जाएगा, नवविंश। अब मैं बता रहा हूं 60 को कहते हैं षष्ठी। क्या बोलते हैं, षष्ठी। अब आपको कहना है 63, तो क्या जोड़ दीजिए, 3। 63 को क्या बोलते हैं, त्रिषष्ठी। जब मेरे को कहना है 64, तो मैं क्या जोड़ दूंगा, 4, और शब्द बन जाएगा, ऐसे लिख दो, चतुः षष्ठी। और एक शब्द दिया अथवा, और अथवा को अपन कहते हैं वाह। इसलिए जब आप इसकी संस्कृत लिखो साथ में, 63 अथवा 64 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रिषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुः षष्ठी, वाह। ये त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, वाह। 63 अथवा 64। त्रि मतलब 3, 60 यानी 60, 3 और 60 बराबर 63, चतुष्षष्ठी यानी 4 और 60 बराबर 64। वाह का मतलब है अथवा, ये सही उत्तर है। पाणिनि के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 63 या 64। अब ये कह रहा है, पाणिनि कह रहा है कि या तो 63 मानो या 64 मानो। अब यहाँ पर लगाओ नंबर 1, पहला लिखें, पाणिनि के अनुसार अच, अच यानी स्वरों की कुल संख्या। पाणिनि के अनुसार स्वरों की कुल संख्या 21 अथवा 22। देखो अंतर यहाँ आ गया। पाणिनि के अनुसार स्वरों की कुल संख्या 21 अथवा 22। अब वही बात करूंगा, 21, 20 को कहते हैं विंश, और 21 कहना है तो क्या जोड़ दूं, 1, तो बन गया एकविंश। 22 को कहना है तो द्वाविंश। अब इच्छा हो तो लिखो संस्कृत, नहीं तो मैंने बोल दिया है 21 अथवा 22। पाणिनि के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई, 21 अथवा 22। देखो भेद यहां आ रहा है। फ्रिज, पाणिनि के अनुसार स्वरों की कुल संख्या 21, और देखो भेद यहां आ रहा है, ठीक है। अब ये भेद क्यों आ रहा है वो सुनो आप। अभी आपने कहा कि जो स्वर होते हैं ना, वो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कल ही पढ़ा ना, स्वर कितने हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब मेरे को बताना, ये अ का ह्रस्व होता है, अ छोटा होता है कि नहीं होता है, ये राइट यार, ये क्या हो रहा है इधर से। अब ये कह रहा है पाणिनि, देखो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बताओ, अ का ह्रस्व होता है, अ का दीर्घ भी होता है, अ का दीर्घ होता है कि नहीं होता है, आ, और अ का प्लुत भी होता है। तो अ कितने तरीके का हो गया, 3। ई का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3। उ कितने तरीके का है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उ भी कितने तरीके का, 3। संस्कृत में री वर्ण भी पढ़ा है आपने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कितने हो गए, 3। अब ले रहा हूं री। री का ह्रस्व तो होता है, दीर्घ होता है क्या, री का लिखा है आपने, री को दीर्घ नहीं लिखा, तो री का दीर्घ नहीं होता। लेकिन कुछ आचार्य, कुछ ऋषि, कुछ व्याकरण री का प्लुत मानते हैं, और कुछ कहते हैं कि री का प्लुत नहीं होता। देखो ये भेद यहां आ गया। कुछ कह रहे हैं कि री का प्लुत होता है, और कुछ क्या कह रहे हैं, री का प्लुत नहीं होता। तो जो री को प्लुत मानते हैं उनकी दृष्टि में री कितने तरीके का हो गया, 2। और जो री को प्लुत नहीं मानते उनकी दृष्टि में री कितने तरीके का होता है, 1। अब आ जाइए ए का ह्रस्व होता है क्या, होता है कि नहीं होता है, नहीं। ए का दीर्घ और प्लुत, ए कितने तरीके का है, 2। ओ का ह्रस्व नहीं होता, दीर्घ और प्लुत, ओ भी 2 तरीके का। आई भी कितने तरीके का, 2। और औ भी कितने तरीके का, 2। अब गिनो इसको, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14, 16, 18, 20 और 22, ये 22। और यदि री को आप ह्रस्व ही मानेंगे तो री कितने, तो वर्ण कितने हो गए, 21। तो ये संख्या का भेद कौन से वर्ण के कारण आ रहा है, री के कारण। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाया है कि पाणिनि के अनुसार स्वर वर्ण कितने होते हैं, 21 अथवा 22। और भेद क्यों आ रहा है, भेद क्यों आ रहा है, क्योंकि री के कारण कुछ लोग री को प्लुत मानते हैं और कुछ लोग री को प्लुत नहीं मानते। ठीक है भाई, अब आगे आ जाइए। ये उतारना है, आवश्यकता है नहीं वैसे। अब लिखे नंबर 2, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हल वर्णों की कुल संख्या। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हल, हल कहते हैं व्यंजन, हल वर्णों की कुल संख्या। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हल वर्णों की कुल संख्या। नंबर 1, हल में सबसे पहला वर्ण लिखिए स्पर्श, पढ़ चुके हो। स्पर्श कितने हैं, 25, पहले से पढ़ चुके हो। नंबर 2 अंतस्थ, पहले से पढ़ चुके हो, कितने हैं, 4, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 ऊष्म, ऊष्म वर्णों की कुल संख्या 4, ये भी पढ़ चुके हो। नंबर 4 अयोगवाह, और ये अयोगवाह भी पढ़ चुके हो, इनकी संख्या 4। अब ये अतिरिक्त वर्ण 5वां है यम वर्ण। 5वां वर्ण कौन सा आ रहा है, अतिरिक्त, यम। और यम वर्णों की कुल संख्या है 4। यम वर्ण कितने होते हैं, 4। अब वो कौन से वर्ण होते हैं वो नोट कर लें, निश्चित वर्ण है, इधर उधर नहीं करना है, जो वर्ण लिखेंगे वही रहेंगे। और यम वर्ण 4 कौन से हो गए, कुम, खुम,
घुम और घुम, ये हिंदी के वर्ण है, कभी पढ़े कि नहीं पढ़े? हंस तो रहे हो तुम लोग। आपकी है ना, एक बात बता देता हूँ कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये कोई नई बात, ये आप यदि आप लोग ये पढ़ के नहीं आए हो ना, तो आपने हिंदी पढ़ी ही नहीं है। इसका मतलब आपकी हिंदी कितनी है? 0। अभी आपको एग्जाम में बिठा दिया जाएगा ना अभी, तो आप हिंदी में भी नंबर नहीं ला सकते हो, संस्कृत को छोड़ देना। और आपको अभी बीच बीच में टेलर देता रहूंगा मैं आपको, ठीक है ना? हिंदी के वर्ण है भैया, यदि नहीं पढ़े ना तो पता नहीं कौन से टीचर ने पढ़ाए हैं आपको। यम वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से हैं? कुम, खुम, गुम और घुम। यम वर्ण 4 होते हैं, और लास्ट जो वर्ण है वो आपका दुष्पृष्ट वर्ण है, वो 1 होता है, ठीक है? तो ये जो वर्ण है वो सिर्फ वेद में प्रयुक्त होता है, इसलिए मैं ये लिख नहीं रहा हूँ। टोटल गिन लो वर्ण कितने हो गए, और 25, 4 29, 4 33, 4 37, 4 41 और 1 42। और इसीलिए व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 42। एक वर्ण कौन सा है? ये दुष्पृष्ट है। दुष्पृष्ट वर्ण की संख्या कितनी होती है? 1। और वो वेद में प्रयोग होता है, चिन्ह के रूप में होता है, इसलिए मैं इसका यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? अब मेरे को सीधा सा ये बताओ कि 2 प्रकरण पढ़े हैं अपन ने, और वो पहला प्रकरण ये था कि सामान्य रूप से वर्ण कितने हो गए? 50। और पाणिनीय शिक्षा कितना मान रहा है? 63 अथवा 64, बस इतना पढ़ा है, ठीक है भैया? अब जैसे ही आपने वर्ण पढ़े, अब आपको बता देता हूं, इसके अतिरिक्त कोई वर्ण काम में नहीं आएगा, नया कोई वर्ण नहीं आएगा। अभी तक मैं पढ़ा रहा था ना आपको, ये हिंदी पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत में प्रवेश नहीं करवाया। और मैं अंतर बता देता हूँ मेरे और हिम्मत जी का, मैं 0 से उठा रहा हूँ विषय को, समझ में आ रही है? कभी भी मैंने विषय को भी ना तो मैं उठाता हूँ ना मैं पढ़ाता हूँ बीच में से, ठीक है ना? अब 0 से चलाया, विषय को एक क्रम सेट किया है आपका। जैसे ही मैंने वर्णों को पढ़ाया, और तो मेरा दूसरा टॉपिक होगा, हेडिंग लगाओ, वर्णों का उच्चारण स्थान। अभी पहले मैं पूरा प्रिपेयर करूंगा, उसके बाद में संस्कृत पढ़ाऊंगा। अभी वर्णमाला संस्कृत की नहीं आई है, ठीक है ना? वर्णों का उच्चारण स्थान, संस्कृत भाषा में एक भी शब्द नहीं रटना है, ठीक है? रट रहे हो तो आपकी इच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं रटना है, मैं शब्द बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोलना है इसको। पंकज, ये लीजिए, पंकज। जब आप वर्ण को बोलोगे तो आपकी जीभ हिलेगी, और जीभ हिलेगी और मुंह में जो जगह हिलेगी वो उसका उच्चारण स्थान है। 2 ऑप्शन है, या तो संस्कृत को रटो, वो तो संभव होगा नहीं तो बोलो, बोल के बताइए। प, क्या चीज वो हिल रही है आपके मुंह में? प। प में कौन सी चीज हिल रही है आपके? ओष्ठ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। यदि आपको कह दिया, बोलिए ज, जीभ जो है ना वो ऊपर लगेगी, और ये ऊपर वाला स्थान है वो तालु है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। यदि आपको कह दिया चम्मच, चम्मच, च, जब आप इस च को बोल रहे हो तो जीभ कहाँ लग रही है? ऊपर के भाग पर, यानी तालु पे। अब इस म को बोल के बताइए, म, क्या हिल रहा है? ओष्ठ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान होठ है। यदि आपको कह दिया टमाटर, बोलो ट, जीभ क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, और उल्टी होके कहाँ लगेगी? मूर्धा पे। ये वाला भाग तालु है, और पीछे वाला भाग क्या होगा? मूर्धा। यदि मैंने कह दिया उदाहरण के तौर पर तरबूज, बोलो त, जीभ कहाँ लग रही है? दांत पे, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। यदि बोल रहे हो ब, क्या हिल रहा है? होठ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? होठ। या तो वर्णों को बोलिए और नहीं तो रटिए। सामान्य रूप से वर्णों का उच्चारण स्थान 8 है। लिखेंगे अब वर्णों के उच्चारण स्थान को, लिखें। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के 8 प्रकार के उच्चारण स्थान हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के 8 प्रकार के उच्चारण स्थान हैं। तो वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 8। नंबर 1, पहला उरस। पहला क्या है? उरस। उरस कहते हैं छाती को, उरस। नंबर 2, कंठ। नंबर 2, कंठ। पहला उरस, दूसरा कंठ। नंबर 3, सिरस। सिरस कहते हैं मूर्धा को। देखो अभी मुंह तो खुलता नहीं तो बता देता, ये भाग होता है तालु, और पीछे वाला भाग क्या होगा? मूर्धा। नंबर 4, जिह्वा मूल। नंबर 5, दंत। दंत का मतलब दांत। नंबर 6, नासिका। नासिका मतलब नाक। नंबर 7, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होठ। और नंबर 8, तालु। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 8। हर बार सवाल आता है कि वर्णों के उच्चारण स्थानों की संख्या बताओ, कितनी होती है? 8 है। आपने कोटि कर दिया, पाणिनीय शिक्षा कह रहा है। उरस, छाती, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दांत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 प्रकार के उच्चारण स्थान है। अब इस वर्ण को बोल के बताइए एक बार, आ। बोलो। जब आपकी जीभ हिलेगी ही नहीं, मुंह में कुछ हिलेगा ही नहीं, तो वो वर्ण कहां से निकलेगा? कंठ से, ठीक है? अब ये 8 प्रकार के उच्चारण स्थान है। वर्णों के आप उच्चारण स्थान लिखेंगे। पहला लिखें अकुह। अब नंबर 1 लगाओ, पहले यहां देखेंगे आप। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि
जब मेरे को ही आनंद नहीं आएगा तो सामने वाले को आनंद आना ही नहीं है। ठीक है, एक बात सुन लो, मेरे को पता नहीं, मेरे को ही लग रहा है या वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान है ना लिखने में ही है, समझ में आ रही है। और मैं कभी भी एक मिनट, मैं लिखने को महत्व नहीं, एक तो आप आगे से बोलेंगे नहीं भैया कोई, मैं एक चीज बता देता हूं, मेरे को जब भी डिस्टर्बेंस लगेगा ना मैं क्लास छोड़ दूंगा, और हमेशा छोड़ता हूं मैं। ठीक है, मेरे को मेरी लय में पढ़ाने दो, ठीक है, बीच बीच में से बोलेगा नहीं कोई भी, क्योंकि जब मेरे को लगे मेरे को ही आनंद नहीं आ रहा है तो आपको क्या आएगा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको हकीकत बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मेरे को ही वो अनुभूति नहीं हो रही तो मैं दूंगा कैसे आपको, और मैं ऐसी स्थिति में क्लास छोड़ दूंगा। आपका ध्यान है ना, क्योंकि मैं वो चीज आपको दे ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुत्ता थोड़ी हूँ जो भौंक रहा हूँ यहाँ पे। मेरी क्लास में आज तक का रिकॉर्ड रहा है, एक भी विद्यार्थी है ना ऐसे ही हो, तुम तो ये पिक्चर हॉल बना रहे हो यार, जिसको क्लास में नहीं बैठना है ना वो कृपया करके शुरू से ही बाहर चला जाए। समझ में आ गई, यूं बीच बीच में आप ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, ये एक विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। समझ में आ गई, ऐसे ही चलते हो, एक मिनट में बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक है, चलती क्लास में कोई नहीं जाएगा और मैं दरवाजे बंद करवा दूंगा। समझ में आ गई आपको, मेरे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए पढ़ाने में, क्लियर हो गई, क्योंकि मैं दो के लिए मेरी क्लास को नहीं बिगाड़ूंगा पूरी। मेरे को खुद को वो जब आत्मिक अनुभूति नहीं हो रही है तो मैं सामने वाले को नहीं पढ़ा सकता हूँ, समझ, और जब ऐसा लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा क्लास को। क्लियर, एकदम स्पष्ट है, समझ में आ गई मेरी बात। इसलिए कृपया करके जिसको विषय नहीं पढ़ना है वो पहले से ही क्लास से चला जाए बाहर, ऐसे बीच बीच में घूमने की जरूरत नहीं है क्लास में, ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है भैया। ठीक है, अब एकदम और स्पष्ट आपको मैंने क्लियर बता दी है। आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो भले निर्मल जी को पूछ लेना, मैं छोड़ दूंगा क्लास, मेरे को मजा नहीं आएगा तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सवाल ही नहीं होता। ठीक है, अपूह विसर्जनीय नाम कंठः, एक एक वर्ण को देखना है। ठीक है, अब मेरे को बताना क्या दिख रहा है, कु का मतलब पूरा कवर्ग, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। दो ऑप्शन है, या तो रटो, पहला ऑप्शन वो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा मुंह से बोलो। यदि आप क या अ को बोलते हैं तो आपकी जीभ में कुछ भी नहीं हिलेगा और वो ध्वनि जो निकलेगी वो कहां से निकलेगी, कंठ से। एक एक वर्ण को देखना है, वो कह रहा है कवर्ग, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। अब आप लिखो इसको, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अर्थ लिखेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठः का, और स्वयं लिखने का प्रयास करना है जैसा लिखा हुआ है। अवर्ण, एक एक वर्ण को देखते रहिएगा, अवर्ण, कु का मीनिंग क्या होता है, क वर्ग, क वर्ग, ह और विसर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अवर्ण, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, और इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। ठीक है, अब बताइए अ के बाद में वर्ण क्रम में कौन सा वर्ण आता है, ई। कौन सा वर्ण आता है, ई। एक एक वर्ण को देखना है, और आपका आएगा इचु यशानाम तालु। लिखने से पहले बोर्ड पे देखेंगे, नहीं लिखना है मैं कहूं तब लिखोगे। अब आप इचु यशानाम तालु, कौन सा वर्ण आ रहा है, ई वर्ण। चू का मीनिंग बताओ, च वर्ग, फिर आ रहा है य, और स कौन सा है, शलगम का, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। अ से शुरू किया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः इचु यशानाम तालु। लिखे, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। एक एक वर्ण को स्वयं की कॉपी में देख के लिखना है, बोल मैं रहा हूं, लिखेंगे ई वर्ण, ई वर्ण, कॉमा, चू का मतलब च वर्ग, य और स, स सलगम का लिखना है, स का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान तालु है, तालु। अब किसी को यह समझ में नहीं आया कि तालु क्या है, तो आप इस च को बोलिए, जीभ जहां पर लगेगी वो स्थान कौन सा होगा, तालु का। अब यदि मैं ये चाहूं कि यार मैं इस च को बिना तालु के बोल दूं तो संभव ही नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसका उच्चारण स्थान यही है। कहां से शुरू किया मैंने, अ से, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, ई आ गया, इचु यशानाम तालु। अब बताओ ई के बाद में कौन सा वर्ण आएगा, ई के बाद में कौन सा आता है, उ। अब तीसरा वर्ण हो गया उपपदमानीयाम ओष्ठौ। अब पहले यहां पर ध्यान देंगे, पहले मेरे को, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, संधि बताना है, ये अंडरलाइन, ये ऊ, कौन सा ऊ है, ये दीर्घ, इसलिए संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। ठीक है, क्योंकि ऊ बराबर दीर्घ। अब आप देखिए कौन से वर्ण आ रहे हैं, ऊ वर्ण, ऊ का मतलब प वर्ग, और एक शब्द दे दिया, कौन सा है ये शब्द, उपदमानीय। अब मेरे को बताओ उपदमानीय वर्ण कौन से हो गए, पढ़ाया है ना अभी। उपदमानीय का मतलब ये चंद्र बिंदु प और फ के आगे आएंगे तो वो वर्ण क्या कहलाएगा, उपदमानीय। तो अब लिखो इसको, उपपदमानीयाम ओष्ठौ, उपपदमानीयाम, आवाज नहीं जा रही है क्या, एक मिनट, चलिए, अवर्ण,
अवर्ण से शुरू किया, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ई इचु यशा नाम तालु, और फिर आया उ उपपदमानीयाम ओष्ठौ। एक एक को अलग करके लिखोगे हिंदी में, उपपदमानीयाम ओष्ठौ। वृत्ति बनाओ भैया संस्कृत को पढ़ने की, समझ में आ गई। मेरा मूल्यांकन आज तक खराब नहीं हुआ, इसलिए मैं खराब नहीं करना चाहता हूं, इसलिए ध्यान रखना। वृत्ति बनाओ पढ़ने की, एक एक वर्ण को। उपपदमानीयाम ओष्ठौ लिखेंगे, उ वर्ण कॉमा प वर्ग और उपदमानीय। उ वर्ण प वर्ग और उपदमानीय। उपदमानीय वर्ण कौन से है, ब्रैकेट में लिख दो चंद्र बिंदु लगा के, प और फ ऐसे। उपदमानीय का उच्चारण स्थान, उपदमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ का मतलब होठ है, ठीक है भाई। अब कहां से शुरू किया मैंने, अ से। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ के बाद में वर्ण क्रम में ई आता है। इचु यशानाम तालु, ई के बाद में जो वर्ण आता है उ आता है। उपपदमानीयाम ओष्ठौ। जैसे ही उ आया तो अगला वर्ण क्या होगा, अगला वर्ण होगा री। कौन सा होगा, री। क्रम तो यही चल रहा है ना, और आपको पता है मैं माहेश्वर सूत्र का क्रम याद करा रहा हूं आपको। और अगला वर्ण आया री, और री के लिए लिख रहा हूं ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहां देखो पहले कौन एक एक वर्ण को देखेंगे। री वर्ण, टू का मतलब ट वर्ग, र और स कौन सा है, षटकोण का। स का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। लिखो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। एक एक वर्ण को आगे एक एक वर्ण से देखना है, इसलिए यहीं से अभ्यास करना शुरू कर दो आप। लिखो री वर्ण कॉमा ट वर्ग, री वर्ण कॉमा ट वर्ग कॉमा र और स। र और श का उच्चारण स्थान, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यदि किसी को मूर्धा नहीं समझ में आया तो ट जो वर्ण है बोलोगे तो जीभ उल्टी होके पीछे लग जाएगी, तो वो बात क्या कहलाएगा, मूर्धा। अब री के बाद में वर्ण जो आता है वो आता है लृ। संस्कृत में अतिरिक्त वर्ण है ना लृ, तो क्या आएगा, ऋतु लशानाम, ऋतु लशानाम दंताहा, ऋतु लशानाम दंताहा। एक एक वर्ण को देखेंगे, पहले देख के बताओ ये कौन सा वर्ण है, लृ। तू का मतलब ट वर्ग, ल और स कौन सा हो गया, सड़क का। इसका उच्चारण स्थान किसके द्वारा होता है, दंत के द्वारा। इसलिए लाइन लिखनी है ऋतु लशानाम दंताहा, ऋतु लशानाम दंताहा, ऋतु लशानाम दंताहा। अर्थ लिखेंगे ऋतु लशानाम दंताहा, इसका अर्थ है लृ वर्ण कॉमा, लृ वर्ण देखो ये रहा, लृ वर्ण कॉमा क्या लिखूं, तू का मतलब ट वर्ग कॉमा ल और स, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। ल और श का उच्चारण स्थान दंत है। कहां से शुरू किया, अ से। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ई इचु यशानाम तालु, उ उपपदमानीयाम ओष्ठौ, री ऋतु रसाणाम मूर्धा, लृ ऋतु लशानाम दंताहा। अगला वर्ण रहेगा ए दयितोः कंठ तालु। ए दई, अगला जो भी नंबर है लगाते रहना। ए दयितोः कंठ तालु, ए दयितोः कंठ तालु, ए दयितोः कंठ तालु। लिख दो पहले, ए दयितोः कंठ तालु। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें से सवाल मेरे को कहा जाए तो निश्चित रूप से बनाऊंगा। वो ये कह रहा है ए और आई, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। अभी तक आपने आगे पढ़े ना जितने भी उच्चारण स्थान, वो एक एक ही आ रहे हैं। अकु विसर्जनीया नाम के कंठ, इचु यशा नाम के तालु, उपपदमानी नाम की ओष्ठ, ऋतु रसा नाम की मूर्धा, ऋतु लसा नाम के दंता। अब यहाँ पर दो क्यों आ रहे हैं, कारण पहले तो मेरे को बताओ ए और आई, इसमें बड़ा कौन सा है? ए और आई में बड़ा कौन सा है? दोनों बड़े हैं। आप ही उल्टा मत बोलो, मैं जहां विषय पे लाना चाह रहा हूं वही लाके छोड़ूंगा। ए और आई क्या है? दोनों ही बड़े हैं। जब दोनों ही बड़े हैं तो अंतर क्या है? अंतर बताओ, दोनों बड़े हैं तो अंतर ये है ए गुण है, आई वृद्धि है। आप बेसिक चीज पे नहीं आ पा रहे हो अभी। जब दोनों ही वर्ण बड़े हैं तो अंतर क्या हो गया? ए बराबर गुण, आई बराबर वृद्धि। ए जो बनता है, ए और आई बनता है अ प्लस ई से।
कहां से बनता है? अ प्लस ई से। तो बताओ अ कहां से बोला जा रहा है? कंठ से। ई कहां से बोला जा रहा है? तालु से। जब आपको पता नहीं पड़ रहा है क्योंकि अभी आपकी बुद्धि इतनी परिपक्व हुई ही नहीं अभी तक। जब आप किसी भी व्याकरण के आदमी के सामने ए बोलते हो तो वो स्वतः समझ जाता है कि ये ध्वनि कहां से निकल रही है? कंठ और तालु से। क्यों? क्योंकि किसका मिश्रण होता है? अ प्लस ई का। अब इसका सवाल सुनो जो संस्कृत भाषा में आता है। संस्कृत बहुत स्पष्टीकरण की भाषा है, एक भी सवाल ऊपर नीचे नहीं होगा, डिलीट वाला ऑप्शन ही नहीं रहता है हमारे। सवाल यह है ए में कंठ स्थानीय वर्ण बताओ। ए में कंठ स्थान का वर्ण कौन सा है? अ। ए में तालु स्थान का वर्ण बताओ? ई। समझ में आ रही है मेरी बात? तो लिखेंगे अगला ए दे तो कंठ तालु का अर्थ लिखोगे ए और ऐ का उच्चारण स्थान, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। समझ में आ गई क्या लिखा? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, उपपदमानीयाम ओष्ठौ, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, एदैतोः कंठ तालु। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका कारण समझ रहे हो? इसका कारण बता दूं आपको क्या है। इसमें से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके संस्कृत है, जिनके ग्रेजुएशन में संस्कृत थी? हाथ खड़ा कर लो। हाँ खड़ा करो जिसके भी है। अब जो है ना ये आगे पीछे जितना हाथ खड़े किए हुए रखो, खड़ा करके थोड़ी रखूंगा। हाँ हाथ खड़ा करो जिन्होंने संस्कृत ग्रेजुएशन में पढ़ रखी है। अब है ना जितने भी विद्यार्थी है देख लो आप, 3 4 5 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं है। और ये बता रहा हूँ कि जो भी पढ़ा रहा हूँ इनको कम समझ में आएगा, आपको ज्यादा आएगा, क्योंकि वो पढ़ के आए हैं परंपरागत तरीके से और मैं पढ़ रहा हूँ गणितीय विधि से, मैथमेटिक्स। समझ में आ रही है? शब्द लिखोगे और उत्तर मिलेगा। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार आपको अभी मेरी बातों पे हंसी आएगी, लेकिन 4 दिन के बाद मेरी इतनी तन्मयता से मेरे को सुनोगे जो आप साइकोलॉजी के भी नहीं सुनते हो। और ये विद्यार्थी बैठे हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको पता है। समझ में आ गई? आपकी अभी पहली दूसरी क्लास है, इसलिए मेरी भाषा में आने में टाइम लगेगा आपको। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संस्कृत किसी के नहीं है, इसलिए मेरे को वृत्ति में लाने के लिए बार बार रिपीटेशन की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रही है? अब 7वां इसका ऑप्शन आपको आ रहा है ओदौ तो हो कंठ ओष्ठम। पहले यहाँ पे सामने देखेंगे ओदौ तो हो कंठ ओष्ठम। अब ये लीजिए संधि नहीं पढ़ाई है और अभी संधि में टाइम लगेगी, लेकिन संधि के प्रश्न जरूर करूंगा। कंठोष्ठम में संधि बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं दीर्घ, वृद्धि, यण या गुण। ओ बराबर गुण दिख रहा है सामने, हमने नामकरण पहले ही कर लिया है। अब ये आपने लिखा ओदौ तो हो कंठोष्ठम, इसका मीनिंग ये है ओ और औ। ओ और बताओ दोनों में बड़ा कौन सा? दोनों बड़े। अंतर क्या? एक गुण है एक वृद्धि है। समझ में आ रही है? तो ओदौ तो कंठोष्ठम, अब ये बनता किससे है? अ प्लस उ से। और अ कहां से बोला जाता है? कंठ से। उ कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से। जब ओ और औ बोलते हो तो ऑटोमेटिक किसकी ध्वनि आएगी? कंठोष्ठ की। समझ में आ रही है? लिख दीजिए ओदौ तो हो कंठोष्ठम, ओदौ तो हो कंठोष्ठम। और लिखेंगे ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। कंठ ओष्ठ मिश्रित है दोनों। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। आपने कभी पेपर दिया नहीं इसलिए बता देता हूं इसके सवाल कैसे आएंगे। वो कहेगा ओ का उच्चारण स्थान बताओ और ऑप्शन में क्या देगा? पहला कहेगा कंठ, दूसरा कहेगा ओष्ठ और तीसरे ऑप्शन में देगा कंठोष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कंठोष्ठ। बाकी कल करेंगे। ठीक है।